इस वीडियो में हम सामाजिक और राजनीतिक जीवन का क्लास 6 का पहला चैप्टर शुरू करेंगे, जिसका नाम है विविधता की समझ। तो आप सभी बच्चे मेरे साथ क्लास 6 का चैप्टर पहला खोल लीजिए और आज हम बहुत अच्छे से इस चैप्टर को समझेंगे। विविधता की समझ क्या होता है, विविधता क्या होता है, किस किस बच्चों को पता है कि विविधता का क्या मतलब है। जिस बच्चों को पता है वो मुझे बताएंगे विविधता क्या होता है। चलिए हम जानते हैं विविधता की समझ। विविधता, आप देखते हो आपके आसपास कितने सारे आपके दोस्त हैं जो अलग अलग क्षेत्र के रहने वाले हैं, अलग अलग जगह के रहने वाले हैं। उनका खान पान अलग है, उनका पहनावा अलग है, वो अलग भाषा बोलते हैं, उनकी बोली अलग है। तो ये जो अंतर है हम सभी में, आपने देखा है कि भारत क्या है, एक विविधता का देश है। भारत में कोई पंजाब का रहने वाला है, कोई बिहार का रहने वाला है, कोई उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। हम सब में क्या है, कुछ ना कुछ अंतर है। हम सबका खान पान, हम सबका पहनावा, हम सबकी बोली भाषा अलग अलग है। इसी को कहते हैं विविधता। ठीक है, अब इसको हम और अच्छे से समझेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, आपकी कक्षा में चारों तरफ नजर दोहराइए। मतलब आप अपने कक्षा में देखो चारों तरफ, क्या कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो? क्या कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो? इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। आप इस चैप्टर में क्या देखोगे, आप इस पाठ में क्या पढ़ने वाले हो कि लोग कैसे एक दूसरे से भिन्न है। भिन्न का मतलब क्या होता है, अलग है एक दूसरे से। वे ना केवल अलग दिखते हैं बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। वे अलग दिखते भी हैं, मतलब कि वे ना केवल अलग दिखते हैं, वे अलग अलग क्षेत्रों में तो अलग अलग जगह से भी आते हैं। उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्योहार आदि भी भिन्न है। मतलब कि उनके धर्म, जैसे कि आप जानते हो कि जो मुस्लिम लोग होते हैं वो अपने भगवान की पूजा करते हैं, हिंदू लोग अपने भगवान की पूजा करते हैं, जो जैन होते हैं वो अपने भगवान की पूजा करते हैं, है ना। तो सबके धर्म क्या है, अलग अलग है। रहन सहन, उनके रहने का तरीका अलग है। खान पान, वो अलग तरह का भोजन बनाते हैं, सबका खान पान अलग है। भाषा, वो अलग भाषा बोलते हैं, अलग बोली बोलते हैं। त्योहार भी अलग, फेस्टिवल मनाते हैं। तो आदि भी भिन्न है। ये भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक एवं समृद्ध बनाती है। अब सोचिए, सभी लोग एक ही जगह के रहने वाले होते हैं, एक ही भाषा बोलते हैं, एक ही तरह का खाना खाते, तो मज़ा नहीं आता। तो ये जो भिन्नताएं हैं, ये जो अंतर है, यही क्या बनाता है, हमारे जीवन को रोचक और समृद्ध बनाती है। इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। ये जो भिन्नताएं हैं, ये जो अंतर है, इसके कारण क्या है, भारत में विविधता है। विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है? भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना? क्या सभी तरह की भिन्नताएं विविधता का ही भाग होती है? चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। चलिए, हमें इस चैप्टर में बहुत सारे उत्तर मिलेंगे, तो अब इस चैप्टर को हम आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे 3 चित्र दिए गए हैं। 3 बच्चों ने 3 चित्र बनाए हैं, एक दूसरे से कितना अलग है। अब देखिए नीचे क्या लिखा है। नीचे लिखा है, आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। मतलब 3 बच्चों ने जो आपके एज के हैं, आप ही की तरह, उन बच्चों ने 3 चित्र बनाए हैं। खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाइए। जो खाली यहाँ पे बॉक्स है, इसमें आपको अपना चित्र बनाना है। क्या आपका चित्र अन्य 3 चित्रों जैसा ही है? जो आपने चित्र बनाया, क्या वो तीनों जैसा ही है? क्या तीनों जैसे, वो 3 जो चित्र है उन्हीं की तरह आपने बनाया है? हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों से बहुत अलग हो। आपने जो बनाया है, हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो। जैसे कि ये तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते। ये तीनों चित्र भी आपस में नहीं मिलते, इसलिए कि हम सबका चित्रकारी करने का तरीका ऐसा क्यों है कि तीनों चित्र नहीं मिलते? वो इसलिए है क्योंकि हम सभी का जो चित्रकारी का करने का तरीका, जो ड्राइंग बनाने का तरीका है, वो अलग है। हम अलग तरीके से सोचते हैं। ठीक है, जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह हमारे रंग रूप, खान पान आदि में भिन्नता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, अंतर है, उसी तरह हमारे रंग रूप में, हमारे खान पान में भी अंतर है, भिन्नता है। अब देखिए यहाँ पे एक बॉक्स है जिसमें लिखा है, अपने बारे में निम्नलिखित जानकारी दीजिए। सब लोग अपना ये जो भी रिक्त स्थान है इसको भरेंगे। बाहर जाते समय आपको क्या पहनना पसंद है वो लिखेंगे। मैं घर में कैसे बात करती हूँ वो लिखेंगे।
आपको क्या पसंद है खेलना वो लिखोगे, मुझे कौन सी किताबें पसंद है वो लिखोगे आप। अपनी अध्यापिका की सहायता से ये पता कीजिए कि आप में से कितने साथियों के जवाब एक जैसे हैं। अपनी अध्यापिका की सहायता से पता करोगे कि आपने जो ये बॉक्स भरा है उसका आंसर कितने बच्चों से सेम मिलता है। क्या कक्षा में कोई ऐसी साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हुबहू मिलती है? क्या कोई ऐसी साथी है जिसका आंसर आपके आंसर से बिल्कुल मिलता है? जो आपने लिखा है इनमें उसने भी वही लिखा है। क्या कोई ऐसी साथी है? हालांकि ऐसा शायद नहीं हो। हालांकि ऐसा होगा कि साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे। मतलब कुछ जवाब तो मिलेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि बिल्कुल सेम हो। कितने साथियों को आपकी जैसी किताबें पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? इनसे अब तक आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपनी साथियों की तरह हैं, कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग हैं। इसमें बोला गया है कि आप देखोगे कि कुछ चीज़ें तो आपके दोस्तों से मिलती है, कुछ बिल्कुल भी नहीं मिलती है। दोस्ती करना, नीचे देखिए लिखा है दोस्ती करना। क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है, अलग है? नीचे दी गई कहानी पर है, उसके बारे में सोचिए। आप किससे दोस्ती करते हो? आप उसी से दोस्ती करते हो जो आपकी तरह सोचता है, ठीक है? जो आपको पसंद होता है वो उसको भी पसंद होता है, दोनों की पसंद मिलती है, आप उसी से दोस्ती करते हो। देखिए नीचे क्या लिखा है, मैंने इसे मजाक की तरह लिया। मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद की भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मतलब एक बच्चा है जो अखबार बेच रहा है, ठीक है? मैं जब भी वहां से साइकिल से गुजरता वे अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता। मतलब कि जो एक बच्चा है जब वो जाता था तो क्या करता था, वो बच्चा जो है जो अखबार बेचता है उसके पीछे भागता था और अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए उसके पीछे भागता था कि खरीद लो, बोलता होगा कि खरीद लो इसे। और उस दिन की सुर्खियों का हिंदी अंग्रेजी में मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता था, और जो भी न्यूज आता था उसको मिला जुला कर चिल्ला चिल्ला के सुनाता था ताकि लोग उसके अखबार को खरीदे। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। जो बच्चा अखबार खरीदता था उससे इस बार हिंदी का अखबार मांगा। किसका? हिंदी का। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। किसका? जो बच्चा अखबार बेचता है वो मतलब चौंक गया कि मतलब इन्होंने हिंदी का कैसे अखबार मांग लिया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? उस बच्चे ने पूछा जो अखबार बेचता है कि आपको हिंदी आती है? बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। जो अखबार खरीदता है बच्चा, उसने बोला हाँ मुझे आती है। क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका, पर आप लगते तो भरे अंग्रेज हो। वह बोला। जो बच्चा अखबार बेचता है वो कहता है आप तो अंग्रेज जैसे लगते हो, आपने हिंदी का अखबार क्यों मांगा? मतलब कि आप हिंदी पढ़ सकते हैं, उसने बोला उस बच्चे ने। अब जिस बच्चे ने अखबार खरीदा है वो बोलता है हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार में थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट विषय के रूप में हिंदी लिया है। जो बच्चा हिंदी का अखबार खरीदता है वो बोलता है कि मुझे हिंदी आती है क्योंकि मैंने इसे एक सब्जेक्ट के रूप में लिया था, ये मेरा एक विषय था, ठीक है, इसलिए मुझे हिंदी आती है, मैं लिख भी सकता हूँ, पढ़ भी सकता हूँ, बोल भी सकता हूँ। वो बोलता है। आगे देखिए क्या लिखा है। सब्जेक्ट, उसने पूछा। अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता? जो बच्चा अखबार बेचता है उसने बोला सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट के बारे में पूछने लग गया। और जो बच्चे ने अखबार खरीदा है वो सोच रहा है कि मैं इसको क्या बताऊं सब्जेक्ट के बारे में, ये तो कभी स्कूल गया नहीं तो उसे समझ में नहीं आएगा। अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है? वे कुछ होता है। मैंने शुरू किया ही था कि हरी बत्ती हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। मतलब कि उसने शुरू ही किया था जवाब की, मतलब हरी बत्ती हो गई और चला गया आगे। अगले दिन वह फिर से वहां पर था। अब वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार, अब बताइए सब्जेक्ट क्या चीज़ है? अब वह बच्चा पूछता है कि अब बताओ ये सब्जेक्ट क्या होता है भैया, मुझे बताओगे नहीं? वो ऐसे पूछने लग गया। अंग्रेजी का ये शब्द उसकी जुबान पर अजीब सा लग रहा था। जब वो सब्जेक्ट बोल रहा था तो उसके मुंह पे मतलब वो जो जैसे बोल रहा था वो सही से नहीं बोल रहा होगा, ठीक है, तो उसके मुंह पे क्या लग रहा था? अजीब सा लग रहा था।
ऐसा लगा मानो कि अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है वह पर्जा है, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। ओह, ये कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। जिस बच्चे ने अखबार खरीदा था कह रहा है ये कुछ पढ़ाई लिखाई की बात है। उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई थी सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? उसने पूछा, जो अखबार खरीदता था बच्चा, उसने पूछा कि क्या तुम स्कूल कभी गए हो? कभी नहीं, उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा कि मैं इतना छोटा था तभी से, मतलब कि अब वो बच्चा बोल रहा है कि मैं स्कूल नहीं गया, जब मैं बहुत छोटा सा था तब से मैंने काम शुरू कर दिया। मैं जब इतना ऊंचा नहीं, छोटा होगा यहाँ पे, मैं जब इतना छोटा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, वो बच्चा बता रहा कि पहले मेरी मम्मी भी मेरे साथ आती थी अखबार बेचने, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। कह रहा है अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ ये काम। उसने बोला, अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? जो बच्चा अखबार खरीदता है वो पूछ रहा है कि अब तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा, पर तब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, मतलब कि वो पूछता है कि तुम्हारी माँ कहाँ है, तब बत्ती हरी हो जाती है और चला जाता है। उसके बाद जो बच्चा है वो चिल्ला कर उसको जवाब देता है, वह चिल्लाते हुए, काफ़ी यहाँ पे शोर होता है तो चिल्लाते हुए वह जवाब देता है कि वह मेरठ में है और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। उसके साथ जो भी उसने बोला वो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था तो वहाँ पे सुनाई नहीं दिया उसे। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा, मतलब कि जो बच्चा अखबार बेचता है वो बता रहा है कि मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा। और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा और बहुत शर्मा रहा था बोल, और उसने पूछा कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम समीर है, आपका नाम क्या है बताइए? आपका नाम? ये तो बड़े आश्चर्य की बात थी। मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। क्या उसकी आंखें एकदम से चमक उठी? जो बच्चा अखबार खरीदता था वो बता रहा है कि मेरा नाम भी समीर है। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें पता है समीर का अर्थ क्या है? जो बच्चा अखबार खरीदता है वो बोल रहा है कि तुम्हें पता है समीर के नाम का क्या मतलब होता है? और बताने लगा, हवा या पवन। और पवन पुत्र कौन है जानते हो? हनुमान। उसने बताया कि इस समीर का अर्थ होता है हवा या पवन, और हवा पवन किसे कहते हैं? हनुमान जी को। तो अब से आप समीर 1 और मैं समीर 2। जो बच्चा अखबार बेचता है वो कह रहा है ठीक है, अब से आप समीर 1 हो और मैं समीर 2। उसने खूब खुश होते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर 2। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथों में एक नन्ही सी चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। जब उसने हाथ उससे मिलाया, जो बच्चा अखबार बेचता है, तो वो उसके हाथों में समा गया। ठीक है। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिर परिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में, मतलब अगली बार जब उससे मिला तो वो नहीं मुस्कुरा रहा था। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई थी। मेरठ में जो उसकी मम्मी रहती थी, उसने कहा वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था सांप्रदायिक दंगे। मतलब वो बता रहा है कि मेरठ में ना दंगे हुए हैं, ये सब बता रहा है। किसको? जो अखबार खरीदने आता था, समीर, उसको। ठीक है। और जो समीर अखबार खरीदने आता था उसको तो पता है, वो तो मतलब उसे पढ़ना आता था, तो उसने देखा कि वहाँ पे लिखा लिखा हुआ है सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया ही था कि मैं मुस्लिम समीर हूँ, वे बोल पर, मतलब कि वो कुछ बताता ही कि जो समीर था जो अखबार बेचता था उसने बोला कि मैं मुस्लिम हूँ। मैंने यहाँ पे मैं मुस्लिम समीर हूँ, वे बोल पड़ा। और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसने बताया कि मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आई जब मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा। जो बच्चा अखबार खरीदता था उसने उसके कंधे पे हाथ रखा। ठीक है। तो उसकी आंखों में क्या था? आंसू था। उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई। जो समीर जो अखबार बेचता था उस बच्चे ने नज़र ऊपर नहीं उठाई। अगले दिन वे चौराहे पर नहीं था। मतलब अगले दिन जब वो समीर अखबार खरीदने जाता है तो देखता है कि वो समीर वहाँ पे
चौराहे पर नहीं है। ना उसके अगले दिन वह दिखा और ना ही आगे फिर वो कभी उस दिन के बाद वो दिखाई ही नहीं दिया। अंग्रेजी या हिंदी का कोई भी अखबार मुझे नहीं बता सकता था कि मेरा समीर 2 आखिर कहाँ गया। जो बच्चा अखबार खरीदता है, ठीक है, वो बता रहा है कि कोई भी अखबार, हिंदी का या अंग्रेजी का कोई भी अखबार मुझे नहीं बता सकता था कि मेरा समीर 2 कहाँ पे है, कहाँ रहता है। उसके बारे में कोई भी मुझे नॉलेज नहीं दे सकता था। जहाँ समीर 1 को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती है, वहीं समीर 2 को हिंदी बोलता है। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग हैं। समीर 1 को जहाँ अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती है, वहीं समीर 2 क्या है, हिंदी बोलता है। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग है, दोनों की भाषाएं क्या है, अलग अलग है, फिर भी एक दूसरे से बात कर पाए। वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे, एक दूसरे से बातें किया उन्होंने कई दिनों तक, है ना। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर 1 और समीर 2 की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियां भी अलग है। मतलब उन दोनों का धर्म भी अलग था, सांस्कृतिक भी अलग थे, फिर भी वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। जहाँ समीर 1 हिंदू है, वहाँ समीर 2 मुसलमान। समीर 1 जो बच्चा अखबार खरीदने जाता था वो क्या था, हिंदू था, और जो अखबार बेचता था वो क्या था, मुस्लिम था। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। ये भिन्नताएं विविधता का पहलू है। यहाँ पे समझ में आ गया कि यहाँ पे भिन्नता था, मतलब वो हिंदू है, एक मुसलमान है, फिर भी दोनों बातें कर रहे थे। एक को इंग्लिश आता था, एक को हिंदी आता था, फिर भी वो लोग क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे। तो ये क्या है, भिन्नताएं विविधता का पहलू है। यही क्या है, विविधता का पहलू है। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर 1 और समीर 2 कई मामलों में एक दूसरे से अलग थे। उन्होंने उदाहरण के लिए समीर 1 ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर 2 अखबार बेचता था। समीर 2 को स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला। मतलब समीर 2 बचपन से काम करना उसने शुरू कर दिया था, तो उसे स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला। आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं और जिनकी भोजन, घर, कपड़े की जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। आप देखते हो अपने आसपास के जो लोग बहुत गरीब हो, वो स्कूल भी नहीं जा पाते, ठीक है, वो बहुत मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं। ये फर्क उस फर्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। ये विविधता का रूप नहीं है, बल्कि गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का क्या मतलब है, अब यहाँ पे देखिए गैर बराबरी क्या होता है, उसे बताया गया है। कुछ लोगों के पास ना अवसर है, ना ही जमीन है, ना ही पैसा है, ना ही संसाधन है जो दूसरों के पास है, इसलिए गरीब और अमीर विविधता का रूप नहीं है। मतलब कि अगर हम कहें कि विविधता है तो हम गरीब अमीर को नहीं कह सकते कि विविधता ही अंतर है, नहीं। कुछ लोगों के पास ना जमीन होता है, ना पैसा होता है, ठीक है, ना ही उनके पास पैसे हैं, ना उनके पास जमीन है, ना उनके पास अवसर है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, ना संसाधन है, वो गरीब है और एक अमीर है। तो अमीर गरीब को हम विविधता नहीं बोल सकते। विविधता हम उसे ही बोलेंगे कि जहाँ पे मतलब अलग अलग जगह के रहने वाले लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, ठीक है, उनका खानपान अलग होता है, उनकी बोली अलग होती है, वह विविधता होती है। गरीब अमीर विविधता नहीं है। तो यहाँ पे यही बताया गया कि इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूह में बांटा गया। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह के काम करते हैं, लोग किस जाति में पैदा होते हैं, उसे बदल नहीं सकते थे। उदाहरण के लिए मतलब कि जाति व्यवस्था जो है असमानता का एक और उदाहरण है। जो असमानता है, समानता क्या हो, जिसमें सब समान हो, तो जो जाति व्यवस्था है, ठीक है, वो एक असमानता का ही उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूह में बांटा गया। जो समाज है, जो लोग हैं, उनको अलग अलग समूह में बांटा गया है, क्योंकि पहले के टाइम पे यही होता था, जो काम करता था उसके हिसाब से क्या कर दिया, उसको उनकी जाति बना दी गई, ठीक है। इस बंटवारे का आधार था लोग किस किस तरह का काम करते हैं, ठीक है, लोग किस जाति में पैदा होते हैं, ठीक है। तो जाति व्यवस्था असमानता का एक उदाहरण है, ठीक है, उसे बदल नहीं सकते। लोग किस जाति में पैदा होते हैं हम उसे बदल नहीं सकते। उदाहरण के लिए अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो
हो गई हो तो आपकी जाति कुम्हार ही होती है। अगर आप कुम्हार के घर में जन्म लेते हो तो आपकी जाति क्या होगी? कुम्हार ही होगी। आप बस वही बन सकती थी जो कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पैसा भी चेन, मतलब इसमें ये बताया गया है कि अगर आप जिस जाति में जन्म लेते हो, ठीक है, और वो लोग जो काम करते हैं आप वही काम कर सकते हो, उसके अलावा आप कोई और काम नहीं कर सकते। आप अपना पैसा जो है वो बदल नहीं सकते। जैसे कि अगर आप कुम्हार के घर में जन्म लिए हो तो उनका काम जो है मटके बनाने का, तो आप मटके ही बनाओगे। उसके अलावा अगर आप सोचोगे कि कुछ और काम करूँ तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इससे गिर बराबरी पैदा हुई। आप इस बारे में अगले पाठ में पढ़ेंगी। मतलब इसी से क्या हुआ कि जिसकी जो जात है और जो लोग जो काम करते आए हैं, ठीक है, जिनके लिए जो काम बना वही उनके बच्चे वही काम कर सकते हैं, उसके अलावा वो कुछ और पैसा नहीं चुन सकते हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ? गिर बराबरी पैदा हुई। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है? मतलब विविधता जो है, जो अंतर है हम सभी में, ठीक है, हमारे जीवन को कैसे समृद्ध बनाती है वो हम इसमें देखेंगे। जैसे समीर 1 और समीर 2 दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियां होगी। जैसे कि समीर 1 और समीर 2 आपने देखा कि दोनों कैसे दोस्त बने, वैसे ही आपके दोस्त होंगे, आपकी सहेलियां होगी जो आपसे बहुत अलग होंगे, ठीक है, जिनकी भाषा अलग होगी, जो अलग तरीके से रहते होंगे, जिनका ड्रेस कपड़े पहनने का तरीका अलग होगा, ठीक है। आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना भी खाया होगा, उनके साथ अलग त्योहार फेस्टिवल भी मनाए होंगे, उनके कपड़े पहनकर देखे होंगे, ठीक है। थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका दोस्त, आप बिहार के हो और आपके दोस्त उत्तर प्रदेश के हैं, तो आप उनमें कैसे खाना बनता है, वो कौन सी भाषा बोलते हैं, किस तरह से भाषा बोलते हैं, वो किस तरह से कुछ भी चीज़ें करते हैं वो आप सीखते हो, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया है। आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसी घटनाओं या भूतों की कहानियां पसंद होगी। संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना ही पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। उसको पढ़कर हमें और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। मतलब इसमें बताया गया है, कहा गया है कि आपको कहानियाँ अच्छी लगती होगी, रानियों की, जानवरों की, भूतों की। और जो लोग कहानियाँ लिखते हैं, ठीक है, वो कहाँ से लिखते हैं? किताबों से। किताबों को बहुत रीड करते हैं, पढ़ते हैं, लोगों के बारे में जानते हैं, ठीक है, कल्पना करते हैं। कुछ कहानियाँ जो होती है रियल नहीं होती, सोचते हैं या ऐसे होती है कहानियाँ में, मतलब बना बना के कहानियाँ लिखते हैं। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी। कुछ लोग जंगल में रहे, जंगल के जानवरों को उन्होंने देखा, ठीक है, फिर उन जानवरों के देखा कैसे वो लोग मतलब आपस में कैसे बातें करते हैं, कैसे लड़ते हैं, फिर उन्होंने वहाँ पर बैठ के कल्पना की और उस तरह उन्होंने कहानियाँ लिखी। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। कुछ लोगों ने क्या किया, राजा रानियों की किताबें उन्होंने पढ़ी और देखे कि किस तरह से वो रहते थे, उसके बारे में उन्होंने कहानियाँ लिखी। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गीत लगाए। कुछ लोगों ने क्या किया, अपने बचपन की यादों को देखा, गोते लगाए, और फिर स्कूल की जो लाइफ होती है, जो स्कूल की ज़िंदगी होती है, दोस्तों की मधुर यादें, उन सब पे कहानियाँ लिखी। वही लिखा है यहाँ पे, स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकालकर कुछ साहस की कहानियाँ लिखी। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियाँ आपने सुनी या पढ़ी है, उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहाँ लोग केवल 2 ही रंग के कपड़े पहनते हैं, लाल और सफ़ेद, एक तरह का खाना खाते हैं, आलू, समान रूप से केवल 2 पशु पक्षी को पालते हैं, उदाहरण के लिए हिरन और कौवा, और केवल साफ सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते हैं। ऐसी जगह रहकर वे कैसी कहानियाँ लिख पाएंगे? यहाँ पे कहा गया है कि आप कल्पना कीजिए, जो लोग कहानियाँ लिखते हैं उनको ऐसी जगह पर रहने के लिए बोल दो जहाँ पे 2 तरह के कपड़े पहनते हैं, लाल और सफ़ेद, खाने में बस आलू रहेगा, पशु पक्षी भी 2 ही तरह के होंगे, और
खेलने के लिए बस 2 ही तरह के खेल हैं, तो वो किस तरह की कहानियाँ लिखेंगे? तो कहानी में कोई मज़ा ही नहीं आएगा, क्योंकि वो ज़्यादा सोच ही नहीं पाएँगे। कहानी कैसी होती है जिसमें बहुत सारे फूल होते हैं, बहुत सारे मतलब बहुत सारी चीज़ों को मिला के कहानी बनती है, जिसे सुनने में बहुत ज़्यादा आपको क्या आता है, मज़ा आता है। और कहानी में जब कहानी लिखने वाले लोगों के पास कुछ होगा ही नहीं, तो सोचेंगे क्या? वो कल्पना क्या करेंगे? वो अच्छी कहानियाँ लिख ही नहीं पाएँगे फिर। भारत में विविधता। भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं। इसमें कहा गया है कि आप देखोगे कि भारत क्या विविधता वाला देश है, जहाँ पे अलग अलग त्योहार मनाया जाता है, अलग अलग तरह के खाने मतलब खाना होता है, अलग अलग तरह के पहनावा है लोगों का, ठीक है। फिर भी अगर हम देखें तो कि सब चीज़ एक ही है। जैसे कि आप देखोगे कि आपके दोस्त के घर में कोई फेस्टिवल मनाया जाता है और आपके यहाँ फेस्टिवल मनाया जाता है, उसका तरीका अलग होता है, उसको कुछ अलग नाम से बुलाया जाता है, लेकिन वो एक ही चीज़ होती है ना? आपने देखा होगा, जैसे आपने कभी बोला होगा कि हमारे साइड भी आपने बहुत ध्यान दिया होगा कि हम कितनी बार बोलते हैं कि यार ये तो हमारे साइड भी होता है, लेकिन हमारे साइड ऐसा होता है और तुम्हारे साइड ऐसा होता है, हम ऐसे बातें करते हैं, ठीक है। तो इसमें वही लिखा है कि चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने का तरीका अलग है, लेकिन सेम चीज़ें हम करते हैं ना। हम विविधता को कैसे समझे? अब इसमें बोला गया कि हम विविधता को कैसे समझे। करीब 200 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज में, घोड़ा या ऊंट पर बैठकर जाते या पैदल चलकर। मतलब बहुत टाइम पहले की बात बताया कि 200 साल पहले के बारे में आप सोचिए कि जब लोग कैसे एक जगह से दूसरे जगह जगह पे जाते थे, तो हवाई जहाज, बस, कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे। जब तो बसें नहीं थी, ना ही बाइक था, कुछ भी नहीं था, ना हवाई जहाज था, कुछ भी नहीं था, तो लोग कैसे जाते थे एक जगह से दूसरी जगह? तो लोग क्या करते थे, या तो पैदल यात्रा करते थे, या ऊँट पे या किसी जानवर पे यात्रा करते थे, ऐसे करते थे लोग यात्रा। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए, नई जमीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। ये जो यात्राएं थी, ये खेती के लिए या बसने के लिए, क्योंकि जो गांव होता था, कभी कभी कोई किसी गांव में पानी नहीं आ रहा है या उनको काम नहीं मिल रहा है वहाँ पे, ठीक है, तो दूसरे गांव में बसते थे, दूसरी जगह पे बसते थे, या व्यापार के लिए, काम ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ठीक है, या तो यात्राएं करने के लिए, यात्रा करने जाते थे एक जगह से दूसरी जगह। तो इसीलिए अक्सर ये यात्राएं या खेती बसने के लिए या नई ज़मीन की तलाश में, कि उन्हें बहुत ज़्यादा ज़मीन मिल जाए खेती करने के लिए, ठीक है, ये तो व्यापार के लिए, इसलिए वो दूसरी जगह जाते थे। क्योंकि यात्रा में बहुत समय लगता था, यात्रा करना बहुत मुश्किल था पहले के टाइम पे, क्योंकि पैदल करते थे, थक जाते थे, फिर रुकते थे, फिर वहीं पे खाना बनाते थे वो लोग, वहीं पे खाते थे, फिर चलना शुरू करते थे अगले दिन। इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे, इसलिए वो जहाँ पे रहते थे वहाँ पे काफ़ी लंबे समय तक रहते थे। इसके अलावा सूखे हुए सूखे और अकाल के कारण भी कई कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। जैसे कि कहीं पे सूखा, जैसे पहले तो नदियों से पानी पीते थे, नदियों का पानी पीते थे। खेती अगर खेती में मतलब फसल नहीं उग पा रही है, या पानी नहीं है, या कोई समस्या है, ठीक है, तो वो उस जगह से वो कहीं और चले जाते थे रहने के लिए। उन्हें जब पेट भर खाना तक, यहाँ पे लिखा है देखिए, इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था, तो वे नई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में, कुछ लोग युद्ध के कारण भी घर छोड़ देते थे। कभी युद्ध हो रहा है तो उसके कारण भी वो घर छोड़ देते थे, ठीक है। काम की तलाश में, जब उन्हें काम नहीं मिलता था तो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। और कभी जब वो गांव में पानी या कोई अकाल आता था, तब वो चले जाते थे। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे, तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि जब लोग एक जगह से दूसरी जगह रहना शुरू करते थे, जब चले जाते थे रहने के लिए, तो उनके रहन सहन में, खान पान में हल्का सा बदलाव तो आता ही था। कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना लेते थे। अब जहाँ जाते थे वहाँ की कुछ चीज़ें अपना लेते थे। कुछ चीज़ों में वे पुराने दरे पर ही चलते थे। कुछ चीज़ें वो अपने ही, जो पहले उनके नियम थे, रूल थे, उसको अपनाते थे। कुछ चीज़ें, नई चीज़ें
अपनाते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। अब आप देखोगे कि जैसे कि बहुत लोग क्या होते हैं, गांव से शहर आते हैं, दिल्ली, मुंबई, सूरत जाते हैं और वहाँ पे रहते हैं, उनके मम्मी पापा वहीं पे काम करते हैं। तो क्या करते हैं, अपनी गांव की भाषा जो होती है, जो बोली होती है, वो नहीं बोलते हैं। वो जहाँ रहते हैं वहीं वहीं की भाषा सीख लेते हैं, ठीक है, वहीं की भाषा बोलते हैं। लेकिन उनके घर में खाना जो होता है वो गाँव वाला ही बनता है। कुछ कुछ जहाँ पे रहते हैं वहाँ के सीख लेते हैं, कुछ जो खाना होता है वो अभी भी उनके गाँव के तरीके से बनता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये मिश्रण हुआ। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता है। अब उनकी संस्कृति और जहाँ वो रहते हैं उनकी संस्कृति में क्या हो गया, आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती। अब इससे क्या कहेंगे, मिली जुली संस्कृति कहेंगे। अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते थे। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों में किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए देखिए, समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फर्क है। ना केवल वहाँ के लोगों के कपड़ों, खान पान की आदतों में फर्क होगा, बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे उसमें भी फर्क होगा। आपने देखा होगा जो लोग नदी के पास रहते हैं, जो लोग मतलब आपने देखा है जो लोग रेगिस्तान में रहते हैं जहाँ पे बहुत गर्मी हो और जहाँ पे बहुत ठंडा, उन दोनों में कितना फर्क होता है रहने के तरीके में। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, खान पान की आदतों में फर्क होगा, बल्कि जिस तरह का वो काम करेंगे उसमें भी फर्क होगा। शहरों में अक्सर लोग ये भूल जाते हैं उनका जीवन उनके भौगोलिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि शहरों में लोग बिल्ले ही अपने सब्जियां और अनाज उगाते हैं, वे इन चीज़ों के लिए बाजार पर ही निर्भर रहते हैं। मतलब शहर में आने के बाद वो लोग क्या होते हैं, गाँव की कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। आइए, क्योंकि वे अब खुद से कुछ भी नहीं उगाते, वो शहर के बाजारों पर ही निर्भर रहते हैं, वहीं से खरीद के वो खाना खाते हैं, सब्जियां और ये जो भी फल वल खाते हैं। आइए भारत के दो भागों लद्दाख, केरल के उदाहरण के जरिए समझने की कोशिश करें कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। आप देखिए, हम देखेंगे कि भारत के दो भाग कौन कौन से, लद्दाख और केरल, ठीक है। इन दोनों को देखेंगे कि उदाहरण के जरिए ये समझने की कोशिश करें कि किसी क्षेत्र की विविधता, ठीक है, किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। किसी क्षेत्र की विविधता जो है, ठीक है, जो अंतर है उस पर ऐतिहासिक और भौगोलिक जो है, ठीक है, वो कारकों का क्या असर पड़ता है, ये हम देखेंगे। लद्दाख, अब हम लद्दाख के बारे में जानेंगे। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है, यहाँ पे खेती कम ही हो पाती है, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे बारिश नहीं होती है। ये इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है, मतलब कि ये इलाका जो है बर्फ़ों से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ पौधे उग पाते हैं, ठीक है। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। जो बर्फ़ पिघलती है उसको ये लोग पानी के रूप में उपयोग करते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। आपने नाम सुना होगा पश्मीना ऊन का, आप सभी बच्चों ने। ये ऊन कीमती है, बहुत कीमती है, बहुत कॉस्टली बिकती है, इसलिए पश्मीना शॉल बहुत महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना सालें बुनी जाती हैं, यहीं पे सालें बुनी जाती हैं, यहीं पे सालें बनती हैं और ये व्यापारियों को बेचते हैं और पैसा कमाते हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज, छेना, मांस खाते हैं, ठीक है। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, सभी परिवार के पास क्या होता है, कुछ गाय होती है और बकरी याक होती है। रेगिस्तान होने का ये मतलब नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए, ठीक है। रेगिस्तान होने का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे व्यापारी नहीं आते थे, यहाँ पे व्यापारी बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पे आए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक
अच्छा रास्ता माना गया, क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजर कर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुंचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया और लेकर चलते थे आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख से ही बौद्ध धर्म कहाँ पहुंचा? तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में कौन रहते हैं? मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही प्रसिद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा। लद्दाख में गानों कविताओं का बहुत ही प्रसिद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उनके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं। मतलब यहाँ पे लिखा है कि लद्दाख में गानों कविताओं का बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में बहुत प्रसिद्ध है। कुछ गाने हैं जो यहाँ प्रचलित है, उन्हीं का नाम लिखे हैं। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों लोग ठीक है गाते हैं और उस पर नाटक भी खेलते हैं वो लोग। अब हम केरल के बारे में जानेंगे। केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काल मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण ये क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। यहाँ पे बहुत सारे व्यापारी आए इन सबको खरीदने के लिए। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ आए पहुंचे। पुर्तगालियों ने यूरोप में भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे आए, घूमने आए, उन्होंने देखा क्या है नहीं है, ठीक है। तो इसी के कारण क्या है, यहाँ के लोग जो है केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, ठीक है, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू, बौद्ध धर्म शामिल है। चीन के व्यापारी भी केरल आए। चीन के भी व्यापारी यहाँ पे आए हैं। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हुबहू मिलते हैं और उन्हें चीनी बल्ला कहते हैं। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उन्हें चीना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है। और आपको पता है चावल की खेती वहाँ पे होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी होता है, ठीक है, पानी की मात्रा जहाँ पे ज़्यादा होती है। वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। आपको पता है केरल के लोग सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं? अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थिति एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। हमने देखा कि जो उनकी भौगोलिक स्थिति थी वो बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। वहीं हम ये भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव है। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। मतलब कि दोनों क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने क्या क्या प्रभावित किया। वहाँ पे ज़्यादातर व्यापारी आए कहाँ से? अरब से, चीन से। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थितियों में मसाले की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति ऊन के लिए, मतलब केरल की जो भौगोलिक स्थिति है वो ऐसी है जहाँ पे ज़्यादातर मसाले उगाए जाते हैं, ठीक है, और लद्दाख की भौगोलिक स्थिति वैसी है जहाँ पे ऊन के व्यापारियों को अपनी ओर खींचा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो ऊन था बहुत सुंदर दिखता था, बहुत कॉस्टली था, तो व्यापारी ऊन से आकर्षित होकर वहाँ पे आए ऊन को खरीदने के लिए, ठीक है। और वहीं पे केरल में क्यों है? मसालों को खरीदने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत
मतलब बहुत तरह के मसाले उगाए जाते थे, ठीक है, इसलिए ऊन के व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इसी तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्राय गहरा रिश्ता होता है। इसमें बताया गया है कि किसी भी क्षेत्र की सांस्कृतिक जो जीवन होता है उसके इतिहास पर भूगोल का भी बहुत रिश्ता होता है, गहरा रिश्ता होता है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव के केवल बीते हुए कल की बात नहीं है, हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहां हम पहुंचते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोजमर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में मिलजुल जाते हैं। अब देखेंगे हम इसमें आगे हम पढ़ने वाले हैं विविधता में एकता, मतलब कि सब कुछ अलग है। भारत में आपने देखा है कि बहुत अलग अलग जगह के लोग रहने वाले हैं, अलग अलग क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, अलग अलग उनका पहनावा है, उनका खाने पीने का तरीका अलग है, रहने का तरीका अलग है, फिर भी हम सब क्या है, एक हैं। हम सब में एकता है, यूनिटी, हम सब एक हो जाते हैं, ठीक है। वो कैसे है वो हम देखेंगे। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जो भारत में जो भिन्नताएं हैं, ठीक है, उसको ताकत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाएं पुरुष ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के संग आप जानते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो वहाँ पे सभी लोगों ने, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग धर्म के लोग, महिला पुरुष, सभी ने मिलकर क्या किया, हमारे देश को आज़ादी दिलाई। हमारे देश को स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए, अंग्रेजों का अलग अलग तरीके से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भिन्न हो, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब साथ हैं। मतलब इसका क्या मतलब है, इसका अर्थ है कि अंग्रेजों को क्या लगा, अंग्रेजों को लगा कि भारत में तो अलग अलग जात के लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग क्षेत्रों के लोग हैं, उनका पहनावा, उनका रहने का तरीका, उनका सोच, सब कुछ अलग है। इनमें हम फूट डालेंगे और हम यहाँ पे शासन करते रहेंगे। लेकिन भारत के लोगों ने दिखा दिया कि हम अलग होकर भी एक हैं। सबने एकजुट होकर क्या क्या हमारे देश को आज़ाद करवाया, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक गीत लिखा हुआ है, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। सियाद ने हमारे चुन चुन के फूल टोरे, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना। दिन खून के हमारे, गोली खा के सोए जलिया बाग में हम, सूनी परी कब्र पर दिया जला के जाना। दिन खून के हमारे, हिंदू और मुस्लिम की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में, दामन भिगो के जाना। दिन खून के हमारे। कुछ जेल में पड़े हैं और कुछ कब्र में गरे हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना। दिन खून के हमारे। यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। मतलब जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था जिसमें कई लाखों लोगों को मार दिया गया, ठीक है, तो उसी में एक गीत गाया गया था, हत्याकांड के बाद गाया जाता था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांति प्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी। जिन लोगों की कोई भी गलती थी उन पर भी उन्होंने क्या किया, जनरल जो है ब्रिटिश जनरल, उसने गोलियां चलाई। जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे, महिला पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख, कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों के पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। मतलब कई हजारों में लोग मारे गए थे, ठीक, सॉरी, कई लाखों में नहीं, हजारों में, कई हजारों में लोग मारे गए थे, ठीक है, जिनकी कोई भी गलती नहीं थी, वो सभा में बैठे थे। कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे।
उसमें से बहुत लोगों की जानें गई, उससे भी ज़्यादा घायल हुए। ये गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरते गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानती हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे भारत के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इनमें विविधता को पहचानना प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। नेहरू जी क्या कहते हैं अपनी किताब में, लिखते हैं कि भारतीय एकता कोई बाहरी से, मतलब किसी बाहर ने नहीं थोप दिया है एकता, ठीक है, बल्कि ये बहुत ही गहरी है, हमारे अंदर है, ठीक है। अंदर अलग अलग तरह के विश्वास प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। हम अलग अलग हैं, फिर भी हम एक दूसरे को स्वीकार करते हैं, हम दूसरे को समझते हैं, हम एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, ये बताते हैं। प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है, इसमें विविधता को पहचाना प्रोत्साहित किया जाता है। ये नेहरू ही थे जिन्होंने भारत में विविधता का वर्णन करते हुए, नेहरू जी ने ही बताया कि विविधता का वर्णन करते हुए उन्होंने बताया कि अनेकता में एकता है। हम अलग होते हुए भी हम लोगों की भाषा अलग है, हम लोगों का खान पीने का तरीका अलग है, हमारे ड्रेस अलग है, हम अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, अलग तरह से सोचते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम एक हैं, ठीक है। अनेकता में एकता, विविधता होते हुए भारत में क्या है, एकता है। ये किसने बताया? नेहरू जी ने ही बताया है। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है।